कक्षा 12वीं में प्रथम सत्र में आने वाला पाठ सुमिरनी के मन के पाठ का तीसरा अंश है ढेले चुन लो। ढेले चुन लो पाठ के अंदर क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो है वर का चुनाव जो है वधू करती है, अर्थात लड़की किस तरीके से एक लड़के का चयन करती है विवाह के लिए। तो पुराने समय में तो ऐसा हुआ करता था, जैसे माता सीता ने भी जो है किस तरीके से जो है वर को चुना था। बहुत सारी प्रतियोगिताएं रची जाती हैं। पुराने समय में ऐसे ही होता था, राजा महाराजा जाते हैं और अपने अपने वीर शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और उसके बाद विजय पाने के बाद जो है वो स्त्री को जो है विवाह कर ले आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक पद्धति का यहाँ पे बताई गई है ढेले चुन लो पद्धति। यहाँ पे बहुत सारे ढेले जो है एक स्त्री के आगे रख दिए जाते हैं, लड़का उन ढेलों को लेकर आता है और लड़की जो है अपने ही हिसाब से जो है अपने अंदाजे से, मतलब उसको यहाँ पे कुछ नहीं पता होता कि ढेलों के अंदर क्या है, कौन सी जगह की मिट्टी है, कि लड़के को पता होता है। लड़का आके जो है लड़की के सामने जो है बहुत सारे ढेले रख देता है और लड़की जिस ढेले का चुनाव करती है उसके आधार पर जो है लड़का इस बात को जो है लेता है कि उसको जो है इस लड़की से विवाह करना है या नहीं करना है। और उससे पुराने समय में जो है प्रतियोगिताओं के द्वारा जो है यहाँ पे वर वधू का चुनाव किया जाता था। और उसके बाद आज के समय की अगर हम बात करें तो आज क्या करते हैं हम, आज कुंडलियां मिलान करने के बाद जो है हम विवाह पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, या विवाह के लिए हम ये देख लेते हैं कि कौन सा लड़का या लड़की जो है उसकी कुंडली के आधार पर देखते हैं कि क्या वो एक अच्छे गृहस्थ जीवन में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो कुंडलियों के आधार पे, ढेलों के आधार पे और यहाँ पे पुराने समय में प्रतियोगिताओं के आधार पे जो है विवाह किए जाते थे या वर वधू का चुनाव किया जाता था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में लेखक ने बताया कि शेक्सपियर के जो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक था उसके अंदर जो है लेखक ने पुरश्री नामक जो है एक स्त्री ने जो है किस तरीके से अपने वर का चुनाव किया। ऐसी ही बिल्कुल ऐसे ही पोर्शिया नामक स्त्री ने जिस तरीके से अपने वर का चुनाव किया था, वैसे ही इसी नाटक का मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद जो है बाबू हरीश चंद्र जी ने किया था। ठीक है, तो बबुआ हरिश्चंद्र जी ने जिस नाटक का अनुवाद किया था इसके अंदर पुरश्री नामक स्त्री थी जिसने जो है एक खेल प्रतियोगिता के आधार पर जो है अपने वर का चुनाव किया था। अब यहाँ पे इसकी क्या कहानी थी, दुर्लभ बंधुओं की कहानी, कि इसमें क्या था, इसके अंदर जो है सारे के सारे राजा महाराजाओं को या बहुत काबिल जो जितने भी लोग थे वहां पे उन सबको जो है जिसको भी इस लड़की से विवाह करना था, अर्थात पुरुषी से जिसको भी विवाह करना था उसके लिए जो है सब लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। अब ये एक स्वयंवर रचा जाता है, ठीक है, अर्थात लड़की जो है स्वयं चुनेगी अपने लिए वर। तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़कों के आगे जो है एक एक पेटी रख दी जाती है, मतलब 3 पेटियां होती हैं, अलग अलग तरह की पेटी होती है। एक पेटी सोने की होती है, एक चांदी की होती है और एक होती है लोहे की। अब यहाँ पे जो है 3 पेटियां उसके सामने रख दी जाती हैं। अब यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है एक ही पेटी, किसी एक पेटी के अंदर ना पुरुषी की जो है एक चित्र रख दिया जाता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि भाई जिस पेटी को जो है जैसे कोई एक लड़का आया है और उसने 3 पेटियां उसके सामने रखी गई हैं, ठीक है। अब उस एक पेटी के अंदर उस लड़की की जो है फोटो वहां पे या उसकी जो है तस्वीर वहां पे लगा दी गई है, रख दी गई है उसके अंदर। अब लड़का आएगा और क्या करेगा, उसमें से किसी एक पेटी का चयन करेगा। अब जिस पेटी का उसने चयन किया, अगर उस पेटी के अंदर उस लड़की की जो है तस्वीर या कोई चित्र उसका मिल जाता है तो फिर क्या मान लेते हैं कि उस लड़की का विवाह जो है उसके साथ कर दिया जाता है। केवल यही नहीं, यहाँ पे जो है और भी प्रतियोगिताएं रची गई होंगी, परंतु यहाँ पे मुख्यतः जो है यहाँ पे पेटियों वाला वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है पेटियों कौन सी होती है। एक होती है सोने की पेटी, एक होती है चांदी की पेटी और एक होती है लोहे की पेटी, ठीक है। तो इन 3 तरह की पेटियों का यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। अब 3 तरह की पेटियों के अंदर क्या है, देखो भाई, जो सोने की जो पेटी होती है, सोने की पेटी होती है वो तो देखो अपने आप में बहुत ज्यादा कीमती है। चांदी की पेटी भी कीमती है परंतु सोने से कम कीमती है। और फिर उसके बाद आता है लोहा, और लोहा जो है वो तो सबको पसंद नहीं आएगा। जब आपके सामने सोना, चांदी और लोहा पड़ा होगा तो आप लोहे को तो देखोगे नहीं, आपकी नजर सोने पर ही रहेगी, तो आप सोने का चयन करोगे, और सोने का नहीं तो फिर आप चांदी का करोगे, परंतु लोहे का तो आप बिल्कुल भी चयन नहीं करोगे। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, घुड़सवारी में भी जो है प्रथम स्थान पाता है, और ना तो वो सोने की पेटी चुनता है ना चांदी की पेटी चुनता है, वो चुनता है लोहे की पेटी। अब लोहे की पेटी तो केवल वही चुन सकता है ना जो लोहे के महत्व को समझता हो। सोने और चांदी की कीमत तो भैया अमीरों के लिए है, जो बाकी सारी भावनाओं को, बाकी सारे कार्यों पर या श्रम से भरे कार्यों पर ज्यादा जोर नहीं देते, ठीक है। उन लोगों को जो है ये सोना और चांदी भाएगा, परंतु जो मेहनती व्यक्ति होगा वो उसको तो लोहा ही भाएगा। तो मेहनती व्यक्ति जो है लोहे की पेटी का चुनाव करता है क्योंकि उसको जो है लोहा ज्यादा फायदेमंद लगता है, क्योंकि वो कामकाज में ज्यादा रुचि रखता है। तो और प्रतियोगिता भी जीतता है वो। तो इस कारण क्या होता है, पुरश्री नामक जो स्त्री थी उसका जो विवाह है इसी व्यक्ति से कर दिया जाता है जो लोहे वाली पेटी को चुनता है, और कहीं ना कहीं पुरश्री की जो तस्वीर है वो भी उसके अंदर वहां पे पा गई होगी। इस
इसीलिए जो है इस लड़की का विवाह जो है वो इस लड़के से कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बाद में जो है ढेले चुन लो वाली कहानी बताई गई है। अब ढेले चुन लो वाली कहानी भी क्या बताई है कि लड़का जो है सबसे पहले तो लड़के को पढ़ा लिखा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब उसकी नौकरी लग जाती है तो क्या करता है वो, अच्छे से पढ़ लिखने के बाद नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद जो है अब उसको विवाह करना है, क्योंकि आपके जीवन का कार्य क्या है, पहले तो पढ़ लिख लो, उसके बाद कुछ बन जाओ, जब आप कमाने लगो तो वैसे ही आपका जो है विवाह कर दिया जाएगा, क्योंकि जीवन की रीत ही यही है। और आप जो है जीवन में उतरे ही इसलिए कि आपको विवाह भी करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको फिर उसके बाद नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी करते ही आपको जो है विवाह के बंधन में बांध दिया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे किस्सा यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से जो है पुरानी हिंदू धर्म में जो है एक पुरानी ढेले चुन लो की पद्धति चला करती थी। तो क्या होता था, ये लड़का पढ़ा लिखा है, अपना तैयार व्यार होता है और क्या करता है, तोहफे में लड़की के जो है पिता के लिए क्या लेके जाता है, भेंट के लिए एक गाय लेकर जाता है। और गाय लेके जाता है और क्या लेके जाता है, लड़की के सामने रखने के लिए कुछ ढेले लेके जाता है। अब ये ढेले क्या है, ये मिट्टी के जो है गोले बने होते हैं। अब ये ऊपर से तो सारी की सारी मिट्टी एक सी लगती है, ऊपरी रूप पे जो मिट्टी का गोला यहाँ पे बनाया गया है वो सब लोग समान मिट्टी का होता था, परंतु गोले के अंदर कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग तरह की मिट्टी का, जैसे कि शमशान घाट की मिट्टी हो गई, और जो है मंदिर की मिट्टी हो गई, ठीक है, खेत की मिट्टी हो गई। तो इस तरीके की मिट्टियों का यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग मिट्टियाँ यहाँ पे रखी जाती है। अब अलग अलग मिट्टी के चुनाव का अलग अलग तरीका है, या अलग अलग मिट्टी जो है चुनेगी तो उसके आधार पे ये अनुमान लगाया जाता था। मान लो अगर खेती की जमीन की अगर मिट्टी का ढेला अगर स्त्री चुन लेती है तो ये अनुमान लगाया जाता था कि स्त्री से जो संतान होगी वो पशुधनी होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खेत की मिट्टी है। अगर शमशान की भूमि की मिट्टी अगर चुन लेती तो उस लड़की को जो है बहुत ज्यादा अपशगुनी माना जाता है कि वो कभी भी उसका जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा नहीं चलेगा, वो घर को उजाड़ देगी। तो इस तरह के कुछ जो है अपशगुनी बातें जो है उस लड़की के साथ जुड़ जाती हैं। अब उसके बाद अगर कोई लड़की जो है मंदिर के यहाँ की मिट्टी का ढेला अगर चुन लेती है तो ये माना जाता है कि उसकी जो संतान होगी वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमानी होगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग मिट्टी के अलग अलग तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, परंतु यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं ये गुण और बुरे भी हैं। अब लेखक ने तो ये बताया कि भाई ये स्त्री जो बैठी है अगर इसने अपने ही हाथ से किसी ढेले को चुना है तो क्या है कि उसने स्वयं अपने जीवन का जो है अपने जीवन को चुना है। अब चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, परंतु स्त्री ने स्वयं तो चुना है ना इसको, ठीक है। और स्वयंवर भी जब हुआ करता था तब भी स्त्री ने अपनी ही समझ के अनुसार उसको चुना है। परंतु आज की रीति क्या कहती है, आज की रीति में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है तारों की और नक्षत्रों की चाल को देखकर जो है हम हिसाब लगा रहे हैं, मतलब हम कुंडली मिलान कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो लड़की ने स्वयं चुना था, ठीक है, उसने प्रतियोगिताएं रखी, उसने तरीके रखे कि किस तरीके से वो जो है वर का चुनाव करेगी। यहाँ पे ये जो स्त्री बैठी हुई है ये भी ढेला चुन रही है, इसने खुद ढेले को चुना है, चाहे वो पशुधनी हो उसकी संतान आगे जाके, चाहे उसने जमीन खेत की मिट्टी चुनी हो, या उसने मंदिर की मिट्टी चुनी हो, या उसने शमशान घाट की मिट्टी चुनी हो, उसने किसी भी स्थान की मिट्टी चुनी हो, परंतु उसने स्वयं उस मिट्टी को टच तो किया है, उसने उसको छुआ तो है, तभी तो उसने अपने तकदीर का फैसला किया है। परंतु यहाँ पे कुंडलियों का क्या महत्व है, कुंडलियां तो हमने नहीं बनाई ना, तारों की चाल देख के, जिन तारों को हम जो है दूर से देखते हैं, नक्षत्रों में कहीं कोई चाल बदल रही है, वो सब चालों के विषय में तो भाई सारी जनता तो नहीं जानती, वो तो एक पंडित ही बता सकता है जो कुंडली मिलान कर सकता है, वही तारों के नक्षत्रों की चालों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक का कहीं ना कहीं ये कहना हो जाता है कि भाई देखो पहले समय में जो है प्रतियोगिताएं रची गई, तब भी जो है लड़की ने स्वयं चुन लिया किसी तरीके से, ठीक है। अब ढेले चुनने वाली रीति जो है वो भी लड़की ने स्वयं चुनी। अब लड़की ने चाहे अपने लिए अच्छा चुना या बुरा चुना वो एक अलग बात है, परंतु लेखक का यहाँ पे तथ्य हो जाता है कि क्यों हम इसको गलत मानने लगे हैं आज के समय में, ढेले चुन लो वाली प्रतियोगिता को, और जो है स्वयंवर रचकर जो है स्त्री वर का चुनाव करते, इसको भी हमने क्यों गलत माना, क्यों हम जो है कुंडली मिलान को ही सही मानने लगे हैं। जबकि स्वयंवर में जो प्रतियोगिताएं होती थी, जो वीर शौर्य के प्रदर्शन किए जाते थे, वो भी तो स्त्री के द्वारा ही चुनाव किया गया वर का, और यहाँ पे ढेले चुनने में भी कहीं ना कहीं स्त्री की भूमिका रही है, परंतु वहां तो कोई स्त्री की कोई भूमिका ही नहीं रही ना कुंडली मिलान के अंदर। तो कुंडलियां तो जो है ईश्वर ने बना दी जो तारे नक्षत्रों की चाल देखकर, उसमें जो है इंसान का कोई भी महत्व नहीं है। तो लेखक का कहना है कि हम उस दूर जो नक्षत्रों की जो चाल है उसको देखकर जो है विवाह पद्धति को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और इस पद्धति को जो हमने खुद से चुनी हुई है उसको हम आज नकार देते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये बातें लेखक ने यहाँ पर बताई है। पाठ की व्याख्या कर लेते हैं। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी ही सुंदर रीति से चुनती है।
बबुआ हरिश्चंद्र ने के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं। देखो यहाँ पे दुर्लभ बंधु की कहानियां, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कहानियां जो है यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की, ये 3 तरह की पेटियां यहाँ पे होती है। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति होती है, अर्थात उसकी पुरश्री की मूर्ति जो है किसी एक पेटी के अंदर रखी है। स्वयंवर के लिए जो कोई आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अक्कड़बाज सोने को चुनता है। अब जो अक्कड़बाज होता है, अक्कड़बाज कौन है भाई? वो तो खुद ही अपने आप में घमंडी व्यक्ति है, और घमंड क्यों होगा? पैसे का घमंड होगा, तो वो सोने को ही चुनेगा कि भाई मैं तो अमीर हूँ, मेरे को तो अच्छी चीजें पसंद आएगी, तो फिर भाई उसको तो वही चुननी है। तो उसने सोने की पेटी चुन ली और उल्टे पैर लौटता है। उल्टे पैर लौटता है अर्थात उसके साथ तो जो है पुरुषी विवाह करने से रही, तो उसको भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब एक लोभी व्यक्ति है, एक लालची व्यक्ति है। लालची व्यक्ति क्या चुनता है? चांदी की पेटी को चुनता है, और उसे भी चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है, अर्थात चांदी की पिटारी, अर्थात चांदी की जो पेटी थी उसने उसको अंगूठा दिखाया, अर्थात पुरश्री की जो प्रतिमूर्ति थी वो भी इस पेटी के अंदर नहीं थी, और यहाँ पे भी इस लोभी लालची व्यक्ति को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब जो सच्चा प्रेमी होता है वो क्या करता है? सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है, वो लोहे की पेटी को हाथ लगाता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, अर्थात घुड़दौड़ी भी वहां पे की गई होगी प्रतियोगिता, उसके अंदर भी वो प्रथम इनाम पाता है। तो इस तरीके से जो है पुरश्री ने जो है अपने वर का चुनाव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लोहे की जो पेटी है उसके अंदर ही हमको प्रतिमूर्ति जो है पुरश्री की मिलती है, और इसी कारण से जो है यहाँ पे इस लड़के को जिसने लोहे की पेटी चुनी थी उसी के साथ पुरश्री का विवाह कर दिया गया। अब यहाँ पे एक कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी आती है यहाँ पे ढेले की। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉटरी खेली जाती है। इन्हें ढेलों के चुनाव को जो है लॉटरी यहाँ पे कहा गया है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इनमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था, अर्थात नर उसके सामने जो है स्त्री के सामने ये सारे ढेले रखता था, और लड़की को जो है यहाँ पे से किसी एक ढेले का चयन करना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता है, अर्थात लड़का बिल्कुल तैयार वैयार होता है। ठीक है, और क्या करता है? बेटी के बाप के घर जाता है। अब जिसकी भी बेटी, जिसकी भी स्त्री को उसको देखना होता है, जिसकी बेटी को देखना होता है, उसके घर वो पहुंचता है, और उसके लिए भेंट में क्या लेके जाता है? वह उसे गांव भेंट करता है, अर्थात बेटी के, जिस लड़की को वो देखने जाता है ना, उसके पिता के लिए वो क्या लेके जाता है? एक गाय लेके जाता है भेंट में उसको देने के लिए। और फिर पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता है, अर्थात यही ढेले जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन ढोले को जो है वो ले जाकर उस स्त्री के सामने रख। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता है। उसे कहता है कि इनमें से एक ढेला उठा ले, अर्थात ये एक रीत होती है कि इसमें जो है लड़का जाएगा और जो है सारे के सारे ढेलों को अपने आप, इसमें किसी को कुछ नहीं पता होता कि वो ढेले कहाँ के हैं, कैसे हैं, ये सब कार्य गुप्त रूप से केवल लड़का ही करता है, और लड़के को ही ये पता होता है कि उसके अंदर कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सा ढेला, कौन से ढेले के अंदर कौन सी जगह की मिट्टी होगी, और उसे कौन सी मिट्टी का चयन करने वाली स्त्री के साथ विवाह करना है। तो वो एक बार नहीं, कई स्त्रियों के घर पे वो जाया करता था अपनी वधू के चुनाव के लिए। उसे कहता है कि इनमें से कोई एक ढेला उठा ले, कहीं 7, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, अर्थात ऐसा भी कोई यहाँ पे कोई सिद्ध नहीं था कि आपको 5 ढेले लेके जाने, आपको 7 ढेले लेके जाने, कभी कभी कम ज्यादा ये ढेले कर लेते थे, और इस सब का निर्णय जो है लड़का स्वयं लेता था। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ, अर्थात ये जो है लड़के के द्वारा ही तय किया जाता था कि वो किस कहाँ कहाँ से कौन कौन सा ढेला लेकर जाना चाहता है, और किस किस जगह की मट्टी इनमें है। ठीक है, अर्थात उन ढेलों में कहाँ की मिट्टी डालनी है ये भी उसी को पता है। ये पूरे तरीके से गुप्त कार्य किया जाता है। कन्या जानती ना थी, कन्या को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही तो लॉटरी की बुझोवल ठहरी, अर्थात यही तो इस लॉटरी की इसकी जो पहेली है या इसका जो रहस्य है वही तो लड़की को जानना है, या वही रहस्य जो है लड़का जो है देखेगा, जानेगा। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी, अर्थात कई जगह की जो है इस तरीके की, गौशाला की, वेदी की मिट्टी, ठीक है, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, अर्थात इस तरीके की जो है अलग अलग जगह की मिट्टियां जो है लड़का लेकर आता है। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट, यदि वेदी का ढेला उठा लो तो संतान। अब देखो यहाँ पे अनुमान लगाया गया कि जो है
वैदिक की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी होगी, खेत की मिट्टी होगी, तो क्या 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 होने वाला है, आगे होने वाली जो इस स्त्री से संतान होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि यदि वेदी का ढेला उठा लो तो पंडित वैदिक पंडित होगा, अर्थात उससे जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगी, वो पंडित होगी। गोबर चुना तो पशु धनी, अगर गोबर वाली मिट्टी चुनी है तो क्या होगा कि उसके जो होने वाली संतान होगी वो पशु की धनी होगी, उसके पास बहुत सारे पशु होंगे। खेत की मिट्टी छूली तो जमींदार पुत्र, अर्थात अगर खेत की मिट्टी अगर चुन लेती तो होने वाला जो पुत्र होगा वो जमींदार होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अपशगुन था, अर्थात शमशान घाट की जो मिट्टी है, मिट्टी के अगर ढेले को अगर वो स्त्री चुन लेती तो उसको बहुत ज्यादा अपशगुनी मान लिया जाता था। और ऐसे पद में क्या होता था कि अगर एक लड़के ने जो है यहाँ पे आया है और उस लड़की ने शमशान घाट वाली मिट्टी का चुनाव कर लिया है, तो क्या होगा कि अब वो इस स्त्री से तो विवाह करेगा नहीं, क्योंकि उसे तो अपशगुन मान लिया गया। और यही बात क्या होती थी, ये बात अगर उस स्त्री के लिए पूरे के पूरे समाज में फैल जाए तो क्या होगा, दूसरा कोई लड़का भी जो है इसके पास नहीं आएगा, और एक से दो बार इसने ऐसा कर लिया तो उसका विवाह करने में बड़ी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लड़की मसान की ही मिट्टी को चुनेगी, वो अगली बार में कोई और मिट्टी भी चुन सकती है और इस तरीके से फिर उसका विवाह किया भी जा सकता है। मतलब कोई कुछ भी प्रमाणित नहीं है, कुछ भी ऐसा कर नहीं दिया गया है कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। चीजों में बदलाव आता है, जैसे आज के समय में भी हो जाता है कि एक से कुंडली नहीं मिली तो दूसरे से मिला दे, और कुंडली ना मिलने के पर भी अगर विवाह कर दिया जाता है तो भी जो है गृहस्थ जीवन अच्छा चल जाता है। तो ये सब चीजें कुछ भी सिद्ध नहीं या प्रमाणित ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अपशगुन माना जाता था। यदि वह न्यारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाएगा, अर्थात घर ही शमशान जैसा हो जाएगा। जन्म भर जलाती रहेगी, अर्थात लोगों का क्या माना हो जाता है कि वो पूरे घर को जो है जलाकर राख कर देगी, वो शमशान ही बना देगी इस घर को, तो इसलिए ऐसी लड़की को तो हमें घर में नहीं लाना है। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी विवाह ना होगा। किसी दूसरे नर के सामने वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए, अर्थात किसी और जब कोई और लड़का आएगा उसको ब्याहने के लिए और ढेले लेकर आएगा तो वो कोई और ढेला अगर चुन लेगी तो हो सकता है उस लड़के को वो पसंद आ जाए तो वो उस लड़की को जो है ब्याह कर ले जाएगा। बहुत से ग्रह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। ग्रह सूत्रों अर्थात विवाह के जितने भी जो है यहाँ पे बहुत तरह की जो है कहानियां बताई गई हैं। ठीक है, बहुत सारे संस्कार आदि जो है यहाँ पे बताए गए हैं। तो उन सब चीज़ों में जो है जो बताया गया वो बहुत सारी कहानियां हैं। आशव, लायन, गोभिल, भरद्वाज सभी में है। मतलब इन सब चीज़ों में जिसमें भी जो है विवाह पद्धति के बारे में बताया गया है तो उन सब के अंदर जो है हमें इस तरीके की लॉटरी के जो है किस्से देखने को मिले हैं। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जस सुनकर स्वयंवर करती थी। ठीक है, ऐसा भी है, आपने राजपूतों की बहुत सारे जो है वीर योद्धाओं की कहानियां सुनी होंगी, तो उसमें भी क्या हुआ है कि लड़कियां किस तरीके से स्वयंवर रचा करती थी, उसका यश देखती थी। ठीक है, लड़का कितना ज्यादा वीर है, कितना ज्यादा उसके अंदर शौर्य है, वो कितना ज्यादा शक्तिशाली, कितना ताकतवर है, कितना बुद्धिमान है, इन सब चीजों को देखकर वो जो है स्वयंवर किया करती थी। वैसे ही वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे, अर्थात लड़के जो है ढेले लेकर जाते थे और जो है पत्नी वरण करते थे, अर्थात अपनी पत्नी का चुनाव करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। मतलब ये तो है ही बात कि भाई एक मिट्टी का ढेला चुन लिया और आपने उस लड़की को अच्छा मान लिया, ये कैसे हो सकता है। आप किसी भी स्त्री को जो है केवल उसकी मिट्टी के ढेले चुनने से ना तो आप उसे अच्छा समझ सकते हो ना बुरा समझ सकते हो। कैसे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि भाई आगे आने वाले जीवन में जो हमने प्रमाणित अभी हम जो मान रहे हैं कि इस तरीके की मिट्टी छुएगी तो आगे आने वाली संतान ऐसी होगी, तो ये सब चीजें तो कुछ भी प्रमाणित है नहीं। परंतु ये किस तरीके की बुद्धिमानी, ये तो बेवकूफपन है एक तरीके से। अपनी आंखों से देखकर अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के ढगलों अर्थात उन्हीं ढेलों की बात की गई है पर भरोसा करना क्यों बुरा है। लेखक कहते हैं कि क्यों हम उसको गलत मान रहे हैं, जबकि ढेले तो लड़की ने स्वयं ही चुने हैं, परंतु हम इसे गलत मानते हैं, हम ढेले चुनने वाली बात को गलत मानते हैं। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं आज के जीवन में ढेले चुनने वाली बात को गलत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ढेलों पर जो है किसी विवाह को छोड़ देना बिल्कुल गलत बात है। हम कैसे मान लें केवल इस ढेले को, परंतु हम क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी के आग के ढेलों, मंगल, शनिश्चर और बृहस्पति के कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। अर्थात लेखक यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं हमसे कि क्यों हम जो है आगे जो है ग्रह नक्षत्रों की चाल देख रहे हैं, हम तारों की चाल देखकर जो है कुंडली मिलान कर रहे हैं और उस पर तो हमें भरोसा है, और यहाँ जो खुद ढेले चुन के जो है स्त्री जो अपने लिए अपना जीवन चुन रही है, हम उसको क्यों गलत मान रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, अब लेखक कह रहे हैं कि इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वत्सयायन
कि आज का कबूतर अच्छा है, मतलब वत्स्यायन ने कहा है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। अर्थात देखो, कबूतर से अच्छा तो मोर होता है, ठीक है, परंतु कल हमें मोर मिलेगा या नहीं, अर्थात कल जो होने वाली संतान है वो पंडित बनेगी या नहीं, इस बात पे हम कैसे यकीन कर लें। तो कल के बारे में सोचने से बेहतर है हम आज के बारे में सोचें। इसलिए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि आज का कबूतर ही अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। अब देखो, मोहरें आज के समय में तो चलती नहीं है, आज के समय में क्या चलता है, पैसा चलता है, तो मुझे तो पैसे की जरूरत है, तो भाई मोहरें मेरे किस काम की, मुझे तो पैसा ही चाहिए, क्योंकि पैसा मेरे काम आएगा। तो इसलिए लेखक कहते हैं आज के जीवन के लिए, अभी के लिए जो चीज़ उचित है हमें उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, ना कि हम कल के भविष्य के बारे में सोचें और उसके आधार पर हम जो है कुछ निर्णय ले लें। ठीक है, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। ठीक है, अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि आंखों देखा ढेला हमें बेहतर लगना चाहिए, जो जो पिंड लाखों करोड़ों दूर हमसे दूर है। ठीक है, ये इन उन तारों की बात कर रहे हैं पिंड में, कि उन पे हमें भरोसा करना तो हम अपने उसको उचित मान रहे हैं, और ढेलों को चुनना हम अनुचित मान रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि भाई ढेलों को मानना उचित मान लेना चाहिए, जबकि क्योंकि ढेले तो मैंने खुद चुने हैं, और यहाँ पे जो पिंड है ये तो मैंने दूर दराज से कहीं देखे, और हमें पता भी नहीं उसकी कहाँ कौन सी क्या चाल चल रही है। ठीक है, और यहीं पर जो है अब कबीर की कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी है लेखक ने। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू, तो मैं पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पिस खाए संसार। अब यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल जाते तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लेता। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि भाई अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैंने पहाड़ को ही पूज लेता, और पहाड़ पूजने के बाद मेरे को भी ईश्वर मिल जाते। तो यहाँ पे कवि का लेखक का क्या कहना है कि भाई इससे तो चक्की भली पिस खाए संसार। तो लेखक कहते हैं कि भाई अगर जो है चक्की की हमें पूजा करनी चाहिए, चक्की भी तो पत्थर की बनी होती है, तो हम चक्की की पूजा क्यों ना करते हैं, क्योंकि चक्की तो क्या करे, वो तो पूरे संसार का पेट भरे। अब हम भगवान को तो याद करें और मर हम भूखे रहे हैं, तो ये भी किस तरीके का जो है काम हुआ। अगर आपको पूजा ही करनी है, अगर आपको किसी के बारे में अच्छा ही करना है, तो आप भाई चक्की की पूजा क्यों ना कर लो, क्योंकि चक्की आपका पेट भी तो भर रही है, आपके लिए कुछ फायदे का काम तो करिए। आप कल की भविष्य की सोच रहे हो, भगवान से कुछ मांग रहे हो कि आपके भविष्य में कुछ इतना अच्छा हो जाए, ये आपको मिल जाए, वो आपको मिल जाए, और आज के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो इसलिए जो है यहाँ पे लेखक ने जो है कबीर की पंक्तियों को यहाँ पे रखा है कि भाई आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, कल पता नहीं हमें मोर मिलेगा नहीं मिलेगा, और आज का कबूतर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक कहानी थी मुर्गी के सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। तो वो मुर्गी भी क्या करती है, मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, और उसका मालिक क्या सोचता है कि भाई रोज तो मुर्गी जो है सोने का अंडा दे रही है, क्यों ना एक ही बार इसका पेट फाड़ दूं और सारे के सारे सोने के अंडे निकाल लूं, क्यों मैं पूरे एक दिन का इंतजार करूं उससे जो है सोने के अंडे लेने का। तो कल के बारे में उसने सोचा और क्या किया, मुर्गी को मार दिया। रोज जो है मुर्गी मर गई, अंदर उसको जो सोने के अंडे नहीं मिले। रोज तो वो खुद ही जो है एक रोज सोने का अंडा दे रही थी, अब उसके हाथ से वो सोना जो रोज मिल रहा था वो भी गया, और हाथ से सब कुछ चला गया। तो ऐसे ही लेकर कहते हैं जो आज है, जो अभी है, उसके आधार पे हमें निर्णय करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ना कि नक्षत्रों की चालों को देखकर हमें जो है विवाह का निर्णय करना चाहिए।